हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिसिस्ट के बारे में और फिजिक्स से रिलेटेड रिसर्च के बारे में। आज फिजिक्स में कौन कौन से रिसर्च फील्ड्स अवेलेबल हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो फिजिसिस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। ये दोनों तरह के कुछ कुछ ऐसे फिजिसिस्ट होते हैं जो दोनों होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आइंस्टाइन को देखते हैं, तो आइंस्टाइन प्योरली थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंस भी प्योरली थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे एक्सपेरिमेंट। और उसी तरह से रिचर्ड फेमैन। तो ये तीन जो साइंटिस्ट हैं हमारे, ये प्योरली थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ये इनके बारे में डिटेल में अभी देखेंगे जस्ट हम कि थियोरेटिकल फिजिसिस्ट किसे बोलेंगे एक्चुअली। और ये तीन, मैरी क्यूरी, न्यूटन और गैलीलियो, ये तीनों एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट के साथ साथ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट दोनों थे। तो ज़्यादातर फिजिसिस्ट जो पहले हुआ करते थे वो दोनों हुआ करते थे, जो जैसे न्यूटन के टाइम में या गैलीलियो के टाइम में वो थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट भी करते थे और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। लेकिन धीरे धीरे फिजिक्स इतना ब्रॉड होता चला गया कि ये धीरे धीरे ये जो डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल का, ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो आजकल अब तो ऐसा होता है कि थियोरेटिकल फिजिसिस्ट में भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही अपना पूरा जो प्रोफेशनल लाइफ होता है फिजिसिस्ट का, वो पूरा लाइफ चला जाता है। अब हम लोग एक एक करके थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट के बारे में देखेंगे। तो पहले थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के बारे में। तो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट किसे बोलेंगे? जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट देखा, आइंस्टाइन हो गए, स्टीफन हॉकिंस हो गए, रिचर्ड फेमैन हो गए, ये सब क्या थे? थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी लिखा है। स्टार्टिंग तो एरिस्टोटल से ही हो जाता है। एरिस्टोटल को भी एक तो फिलोसफर थे, तो उसके अलावा वो नेचुरल फिलोसफी, जिसे उस समय फिजिक्स, बाद में फिजिक्स कहा गया, और साथ उसके बाद गैलीलियो, न्यूटन, मैक्सवेल, रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, बोर, फाइमन और स्टीफन हॉकिंस। तो ये सब इतने साइंटिस्ट हैं जो काफ़ी फेमस हैं। ऐसे साइंटिस्ट तो बहुत सारे हैं, हजारों साइंटिस्ट हैं, लेकिन जो फेमस है उनके बारे में केवल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो फिजिसिस्ट हैं ये थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। इसमें से कुछ कुछ ऐसे भी है जो दोनों हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे उनमें। तो ये थियोरेटिकल फिजिसिस्ट होते क्या हैं, ये इनका मेन काम क्या होता है? तो ये तीन चीज पे डिपेंड करता है इनका जो वर्क होता है। एक तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, लेकिन थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये थॉट एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ कि ये लॉजिक, रीजनिंग और इमेजिनेशन, लॉजिक, रीजनिंग और इमेजिनेशन का हेल्प लेकर फिजिक्स में रिसर्च करते हैं। तो इस तरह के फिजिसिस्ट को हम लोग बोलते हैं थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। एक चीज और, जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट होंगे उनको मैथ से बहुत ज़्यादा हेल्प लेना होता है। तो मैथ क्यों ऐसा? क्योंकि मैथ्स उन्हें एक तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये दो अप्रोच होता है कोई भी साइंटिफिक अप्रोच। तो क्वालिटेटिव में तो चलो वो इससे काम चल जाएगा इमेजिनेशन, लॉजिक और रीजनिंग से, लेकिन उसका क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। जो भी थ्योरी दिया गया, मान लो कि थ्योरेटिकल फिजिक्स ने कोई थ्योरी दिया, तो उस थ्योरी का एक क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैथ्स का जरूरत पड़ेगा। तो क्वांटिटेटिव के अलावा एक चीज और मैथ्स का फिर वैल्यू है, फॉर्मूला डेवलप करने के लिए। फॉर्मुलेशन होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग तैयार किया जाता है किसी भी थ्योरी का, तो यहाँ वहां पे भी ये हेल्प करता है मैथ्स। तो एक तरह से मैथ प्री रिक्विजिट हो गया। पहले मैथ्स के बिना थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अब इस थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कुछ कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ भी डील करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए मल्टीवर्स थ्योरी, तो मल्टीवर्स थ्योरी प्रूफ नहीं हुआ है या वेरीफाई भी नहीं हुआ है मल्टीवर्स थ्योरी, लेकिन वो मैथमेटिकली या फिर वो लॉजिक या रीजनिंग से वो ऐसा थ्योरी देते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी हो गया या फिर पैरेलल यूनिवर्स का थ्योरी हो गया। तो ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं साइंस में जिसको डील करते हैं थियोरेटिकल फिजिसिस्ट।
अब एक एग्जांपल यहाँ पे हमने दे रखा है आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी में उन्होंने क्या बताया था कि जो स्पेस जो ग्रेविटी है वो असलियत में स्पेस टाइम कर्व्ड है, जहां भी जैसे मास है, ये मास है का, तो इसके चारों तरफ का जो स्पेस टाइम कर्व होगा, स्पेस और टाइम वो कर्व्ड हो जाएगा, स्पेस टाइम फ्लैट नहीं होगा, यह स्पेस टाइम का फैब्रिक जो होगा वहां पे कर्व्ड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कर्व दिखाया है। तो उसके हिसाब से फिर अब जैसे इसका पाथ बदल जाता है, यहाँ पे अगर मून है तो इस तरह से ये चारों तरफ घूमेगा, या फिर कोई सैटेलाइट है तो घूमेगा। तो इसका उन्होंने ग्रेविटेशन को अलग ढंग से एक्सप्लेन किया स्पेस टाइम फैब्रिक से। तो ये भी एक तरह से ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है जो प्रैक्टिकली नहीं देखा जाता। अब ऐसा स्पेस टाइम फैब्रिक देखना बहुत मुश्किल है, ये दिखता नहीं है जो प्रैक्टिकली ऐसे हम इसे फील नहीं कर सकते, लेकिन इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से एक तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ डील करते हैं, उसके अलावे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कुछ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को का भी हेल्प लेते हैं। तो इनका काफ़ी ब्रॉड एरिया हो जाता है थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट का, इसलिए जितने भी फेमस साइंटिस्ट हुए हैं वो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट तो थे ही। एक फेमस कोटेशन भी हमने यहाँ पे लिया है आइंस्टाइन के द्वारा। उन्होंने कहा था कि इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमेजिनेशन। क्यों? क्योंकि नॉलेज कैन ब्रिंग यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बट इमेजिनेशन, थ्रू इमेजिनेशन यू कैन गो फ्रॉम पॉइंट ए टू एनीवेयर। तो इसका कोई लिमिट नहीं है इमेजिनेशन का, मतलब ये लिमिटलेस होता है, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, और लॉजिक और रीजनिंग के हेल्प से फिर कोई थ्योरी दे सकते हैं। तो इसलिए इमेजिनेशन को उन्होंने ज़्यादा बेटर कहा था नॉलेज से। नॉलेज का मतलब हो गया वो लिमिटेड हो गया, जैसे ग्रेविटी का नॉलेज है अगर साइंटिस्ट को या फिर कोई एक स्टूडेंट को, तो वो अब उसका एक लिमिट हो गया, उसका एक बाउंड्री क्रिएट हो गया कि अच्छा ग्रेविटी का मतलब इस एरिया में जहाँ भी मास होगा उसी वहीं पे ये फॉलो होगा। तो नॉलेज इस तरह से लिमिटेशन होता है, जो भी आप जान गए वो लिमिटेशन, लेकिन इमेजिनेशन का कोई लिमिटेशन नहीं। इसलिए शायद आइंस्टाइन ने ये कोटेशन कहा था, इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। वहीं पे अब ये जो सेकंड कोटेशन मैंने लिया है ये रिचर्ड फाइमन का है। तो रिचर्ड फाइमन में ये कहा था कि द टेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज इज एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट इज द सोल जज ऑफ साइंटिफिक ट्रूथ। तो बिना एक्सपेरिमेंट का, अब ये जैसे कोई थ्योरी तो दे दिया गया, अब ये थ्योरी सही है कि नहीं वो कैसे, वो तो एक्सपेरिमेंट ही हमें बताएगा ना। एक्सपेरिमेंट करके हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कोई थ्योरी सही है या नहीं। इसलिए अब यहाँ पे रोल आता है थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट के बाद एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट का। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, और फिर जो थ्योरी दिया, एक तो थ्योरी भी दे सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेस पे थ्योरी होता है, और पहले से भी जो थ्योरी है, मान लो एक्सपेरिमेंट, जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे थ्योरी दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने गोल्डफायर एक्सपेरिमेंट किया था, उससे उन्होंने न्यूक्लियस का एक तरह से थ्योरी दिया, न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ एक तरह से एटम। एटॉमिक थ्योरी में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो एक्सपेरिमेंट के हेल्प से थ्योरी दिया गया। लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है, एक थ्योरी पहले से ही दे रखा है किसी ने, अब उसको या तो वेरीफाई करेगा आदमी, या तो वेरीफाई करे या फिर फॉल्सिफाई करे। तो ये दोनों चीज़ें होती है साइंस में। वेरिफिकेशन मतलब हाँ जो थ्योरी दिया गया है वो सही है, और फॉल्सिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन का मतलब हो गया कि जो थ्योरी दिया गया वो हर जगह हो सकता है लिमिटेशन, जो थ्योरी का लिमिटेशन या फिर पूरी तरह से गलत भी साबित किया जाता है। तो ये दो चीज़ें तो होती ही है एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट के साथ। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक कंट्रोलमेंट। पहले क्या था कि जो लैब होता था काफ़ी छोटा होता था, आज के टाइम में ये काफ़ी बड़ा हो गया। ये हम लोग देखेंगे अभी HERA, LHC, हब्बल टेलीस्कोप और लिगो के फॉर्म में, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, जैसे कि गैलीलियो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट कहा जाता है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था जो काफ़ी फेमस है, जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा वाला एक्सपेरिमेंट। न्यूटन ने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे लाइट का,
कि लाइट 7 कलर्स होते हैं, उन्होंने प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। बहुत सारे, एक ही नहीं, वो न्यूटन का तो लगभग फिजिक्स के हर एक सब्जेक्ट में उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद फेराडे। फेराडे एक ऐसे साइंटिस्ट थे, माइकल फेराडे, जो प्योरली एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। वो थियरी नहीं, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट उन्हें नहीं कहा जा सकता। थ्योरी दिया उन्होंने, लेकिन एक्सपेरिमेंट बेस्ड सब कुछ किया जो भी किया उन्होंने, क्योंकि उनका मैथ्स, वो एक सेल्फ लर्न पर्सन थे, सेल्फ लर्न साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। वो मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं दे पाते थे, जैसे उन्होंने बाद में उनका हेल्प किया था मैथमेटिकल मॉडलिंग में मैक्सवेल ने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो दिया गया था इनके द्वारा, तो इस तरह से ये जो थे फेराडे, वो प्योरली एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट उन्हें कह सकते हैं। जे थॉमसन भी एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। फिर टेस्ला के नाम पे भी बहुत सारी इन्वेंशंस हैं। एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट ज़्यादा एक तरह से रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, इनका जो भी होता है रिसर्च, वो रियल लाइफ और वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा हेल्प करता है। तो टेस्ला के नाम पे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं। तो उसके बाद जेसी बोस हमारे इंडिया के, और फिर रदरफोर्ड, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, वो न्यूक्लियर मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। उसके बाद फिर सीवी रमन इंडिया के। ये सब सारे एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट में इनका नाम आता है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी करते हैं या फिर थियोरी देते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको, तो एक्सपेरिमेंट करके थ्योरी दिया, या फिर कोई जो पहले से थ्योरी है उसको फॉल्सिफाई या फिर वेरीफाई करते हैं। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट अब को दो भाग में अब बांट गया। एक्सपेरिमेंट जो कि रिलेटेड है एक्सपेरिमेंट से, तो एक्सपेरिमेंट आज के टाइम, पहले क्या था कि एक स्मॉल, एक छोटा सा लैब है, उसमें जो जो साइंटिस्ट लोग जो अपना समय देते थे और डिस्कवरी करते थे। जैसे जेसी बोस का अपना एक लैब था, सीवी रमन का था, तो ये एक्सपेरिमेंट करते थे अपने लैब में। तो इनका लैब कितना भी होगा, लिमिटेशन है। आज के टाइम में ये जो लैब है बहुत ज़्यादा, इसका भी स्वरूप बदल चुका है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हेरा, HERA, हेड्रो इलेक्ट्रॉन रिंग एक्सेलरेटर। तो ये काफ़ी बड़ा एक रिंग जैसा है। अब इसमें इसका ये एक्सटीरियर एरियल व्यू है। ये जर्मनी में हमबर्ग के पास है। ये 1992 में बनाया गया था। ये इसका इंटीरियर व्यू हुआ। अंदर ये इस तरह से ये रिंग की तरह है, और ये बाहर से ये चिहारे इस तरह से बाहर है। ये बाहर में एक और रिंग बनाया गया है, पेट्रा, वहीं पे जर्मनी में ही। तो ये काफ़ी लंबा होता है। अब इसके अंदर ये टनल होता है। टनल में अब ये किया क्या जाता है, यहाँ पे नाम से ही ये हेड्रो इलेक्ट्रॉन रिंग एक्सेलरेटर, मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनको एक्सेलरेट किया जाता है इस रिंग के अंदर। तो जितना बड़ा ये रिंग होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा एक्सेलरेट करने में हेल्प होता है। क्योंकि वेलोसिटी का जैसे हम लोग फार्मूला जानते हैं, v=u+at होता है। तो एक्सेलरेट टाइम पे भी, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी टाइम पे भी डिपेंड करता है। इसलिए अब टाइम को बढ़ाने के लिए ये रिंग को बढ़ा दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना दूर घूमेगा उतना ज़्यादा उसका स्पीड आएगा। अब ये स्पीड, ये जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन और हेड्रोन, ये सब, इसको स्पीड करने का क्या पर्पस है वो देखते हैं। पर्पस इसका होता है कि जो पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, या फिर दो दो प्रोटॉन्स, उनको आपस में कोलाइड करवाया जाता है। और कोलाइड करके इनसे जो पार्टिकल्स निकलते हैं उससे पता चलता है कि अच्छा ये इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हुए। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स को ढूंढने के लिए होता है। फंडामेंटल या फिर कहें एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को ढूंढने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि दो चीज़ों को अगर टकराते हैं, अगर वो टूटता है, तो जो टूट कर बना है, इसका मतलब ये है कि जो टूट कर जो भी चीज़ें बनी उसी से ये पार्टिकल बना है। तो इसी तरह से ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत शुरू से ही किया गया। और उसके बाद इसमें जो सबसे पहला जो नाम आता था, जो पहले जो बनाया गया था, हेरा, LHC लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है। ये जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। या स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच एक बॉर्डर पे है ये भी बिल्कुल वही हेरा के तर्ज पे ही बनाया गया है। इसे भी
ये भी बिल्कुल एक सर्कल देख लो यहाँ पे, इसका एरियल व्यू है यहाँ पे, और ये इंटीरियर व्यू है। तो एरियल व्यू में देखते हैं ये पूरा जो लंबा टनल है, ये पूरा सर्कल में, इसका लगभग लेंथ जो है वो 27 किलोमीटर है। ये 27 किलो लंबा टनल है। उसमें वही सेम कंसेप्ट, वहीं पे फिर वही कोलाइड करवाने के लिए लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, इसका भी नाम वैसा ही है, ये नाम से ही ये पता चल जाता है कि क्या है। तो ये दो पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करवाकर टकराया जाता है। एक्सेलरेशन हमने देख लिया, जितना ज़्यादा रिंग होगा, जितना ज़्यादा वो ट्रैवल करेगा इसके अंदर, उतना ही ज़्यादा उसका वेलोसिटी होगा, इसलिए इसे बहुत बड़ा बनाया जाता है। तो ये 27 किलोमीटर लंबा है LHC। ये 2008 में बन के तैयार हुआ था। और इसका ये फेमस कब हुआ, जब इसने इस लेबोरेटरी के हेल्प से हिग्स बोसोन को डिटेक्ट किया गया। हिग्स बोसोन हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, हिग्स बोसोन किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल्स के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मास क्यों होता है वो हमने वो पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स वाले में, कि हिग्स बोसोन क्या होता है। वो हिग्स बोसोन लगभग बोसोन हिग्स के द्वारा 1960s में ये ढूंढ लिया गया था, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया 2012 में। तो ये हुआ हमारा स्मॉल स्केल पे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हाइड्रोन के लेवल का है, वो मतलब बहुत स्मॉल स्केल पे इसका डिस्कवर। लेकिन इसका जो इफेक्ट है काफ़ी बड़ा है। ये हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इसका यूज किया जाता है एस्ट्रोनॉमी में, मतलब जैसे बिग बैंग है उसमें इसका यूज कैसे करें, मतलब जो यूनिवर्स का कैसे स्टार्ट हुआ उसमें ये हेल्प करता है। तो ये है तो बहुत स्मॉल स्केल का एक्सपेरिमेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, इसका इससे जो नॉलेज ड्रॉ किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हमारे यूनिवर्स के, पूरे यूनिवर्स के बारे में हमें पता चलता है कि यूनिवर्स स्टार्ट में कैसा था, कौन कौन से पार्टिकल्स बने थे। तो उसके लिए ये सब इस तरह के कोलाइडर का इस्तेमाल किया जाता है। LHC काफ़ी फेमस है। उसके बाद फिर एक अब बड़े स्केल पे देखते हैं तो हब्बल्स हो गया, उसके बाद LIGO। तो हब्बल्स सबसे फेमस टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप अर्थ पे भी रखा जा सकता है। अर्थ पे छोटा मोटा टेलीस्कोप तो बहुत लोगों के पास होता है, उससे हम लोग स्टार्स या फिर प्लैनेट्स वगैरह को देखते हैं। लेकिन एक लिमिटेशन होता है, अर्थ पे होता है कि यहाँ पे देखो ये एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर एक हिंड्रेंस की तरह होता है, ये एटमॉस्फेयर रोक लेता है, जो लाइट है वो उसके साथ उसको इंटरफेयर करता है। इसलिए अच्छा यही होता है कि टेलीस्कोप को बाहर भेज दिया जाए स्पेस में। तो स्पेस में पहला टेलीस्कोप यही था। ये 1990 में 24 अप्रैल को भेजा गया था नासा के द्वारा। तो ये काफ़ी फेमस, इसने यूनिवर्स के बहुत सारे राज खोले। बहुत अच्छा, अगर इसका वेबसाइट भी है, इस पे जाकर बहुत अच्छे से फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो। उसके बाद ये एक हुआ ये बड़े लेवल का, मतलब यूनिवर्स को के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू गेन की जाती है, बहुत सारे नॉलेज को। उसके बाद LIGO, ये है द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये वाशिंगटन में है, USA में। ये लगभग 2008 से लेकर 2015 के बीच में ये तैयार हुआ, और 2015 सितंबर में ही पहला ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया गया यहाँ पे। तो ये इंटरफेरोमीटर है, इसलिए इसने देखो ये 4 किलोमीटर में इधर है, 4 किलोमीटर इधर। ये इंटरफेयर का मतलब ही होता है कि दो वेव्स को आपस में टकराएंगे, उसके इंटरेक्शन को देखा जाता है, उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। और तो उस ऑब्जर्वेशन में ये पहली बार सफल हुआ था सितंबर 2015 में। और पहला जो ग्रेविटेशनल वेव था, वैसे ग्रेविटेशनल वेव के बारे में भी पहली बार आइंस्टाइन ने ही ये अंदाज़ा लगाया था। आइंस्टाइन ने ही ये ग्रेविटेशनल वेव का कंसेप्ट दिया था, और उसे वेरीफाई किया गया 2015 में इस वाले एक्सपेरिमेंट से। तो ये बड़े लेवल का हो गया, मतलब यूनिवर्स के बारे में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड फिजिसिस्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उनका स्कोप होता है। और आज लेबोरेटरी का पूरा स्वरूप चेंज हो गया है। लेबोरेटरी अब पहले जैसा नहीं है कि सिर्फ एक रूम में, हमारे स्कूल जैसा लेबोरेटरी नहीं, अब बहुत बड़े बड़े लेबोरेटरी होते हैं, जैसे ये सब हो गए। तो ये तीनों हो गए हमारा हेरा,
और फिर LHC और फिर हब्बल्स। तो ये हेरा और LHC स्मॉल स्केल पे और हब्बल्स लार्ज स्केल पे। तो इस तरह से ये हमारे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फिजिसिस्ट इन सब जगहों पे इनके हेल्प से। तो यहाँ से अब हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड फिजिसिस्ट होते हैं वो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मैथ्स का हेल्प लेते थे, ये ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का हेल्प लेंगे। जैसे अगर ये टेलीस्कोप ना रहे, तो जैसे हब्बल जैसा टेलीस्कोप ना रहे या फिर LHC जैसा है, HERA जैसा, तो इस तरह का अगर लैब ना अवेलेबल हो तो फिर फिजिक्स को आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल होगा। तो ये लास्ट में अब इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट कौन होंगे, वो स्पेशलाइज इन ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल फेनोमेना एंड एनालिसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्वेशन इनका मेन काम होता है और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये किसी भी एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करते हैं। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट के बारे में डिटेल।